सियासत में अक्सर नेता आते और जाते रहते हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें समाज की गहराइयों से उठकर बदलाव की आवाज बनती है। मुजफ्फरपुर की धरती से उठी ऐसी ही एक आवाज है डॉक्टर ए.के. दास। एक डॉक्टर जिन्होंने सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं किया, बल्कि समाज की तकलीफों का भी मरहम बनने का रास्ता चुना। जनसुराज के साथ जुड़कर बिहार में नई राजनीति का सपना लिए बदलाव की राह पर चलने वाले मजबूत कदम आज इस मंच पर वादे नहीं इरादे की कसौटी पर जनता के सवालों का सामना करते नजर आएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर ए.के. दास, जनसुराज मुजफ्फरपुर का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ के मंच पर। लेकिन सबसे पहले जो सवाल से हम शुरू करेंगे वो सवाल ये है कि आप इतना चर्चित चेहरा हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, और हमारे पास जानकारी तो ये भी आई है कि आपके यहाँ इलाज कराने के लिए सांसद भी पहुँचते हैं, विधायक भी पहुँचते हैं, नेता भी पहुँचते हैं, और ख़बर तो ये भी आई है कि बंसीधर ब्रिजवासी के भी आप फैमिली डॉक्टर हैं। यानी कि काम आपका काफ़ी शानदार चल रहा था, तो फिर राजनीति में आने का मन क्यों बना लिया? बहुत बहुत धन्यवाद समरीन, और लाइव सिटीज़ के सभी व्यूअर्स का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपका जो पहला सवाल है कि राजनीति क्यों, तो मैं आपको ऐसे पूछता हूं कि राजनीति क्यों नहीं? राजनीति क्यों नहीं? राजनीति क्या कोई ऐसी क्षेत्र है जिसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए प्रतिबंध है? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? डॉक्टर होकर अगर आप समाज का हिस्सा हैं, उसके दुख दर्द की साझा हैं, उसके तकलीफ़ में साथ रहते हैं, तो आपको समाज की ज़्यादा समझ होती है। और रोग जो है वो कई सारे चीज़ों के बाद उत्पत्ति होती है, और उसमें कई कारण जो हैं वो सामाजिक विसंगतियां भी हैं, सामाजिक समस्याएं भी हैं जो रोग पैदा करती हैं। मैं कई एक एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन वो बात आगे बढ़ जाएगी। तो जब आप कोई संवेदनशील डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा होता है, तो उसके दिमाग के पीछे में चल रहा होता है कि ये रोग इसको भी है और इसके बच्चे को भी है, तो ऐसा क्यों है? क्या किन परिस्थितियों में एक ही परिवार के 4 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हो जा रहा है? हम कहाँ फेल कर जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं चिकित्सा करते करते आपको सामाजिक समस्याओं का अपने आप समझ में आने लगता है। और जब कोई व्यक्ति, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति आपको आपकी मिट्टी की बात करता है, तो आप नेचुरली उससे अलाइन होते हैं। तो यही अलाइनमेंट है, और ये अलाइनमेंट मुझे कोई गलत नहीं दिखता। अगर समाज के लिए अगर आप ज़्यादा बड़े तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो राजनीति में आपका प्रवेश करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, अभी हमने जिक्र किया बंसीधर ब्रिजवासी का भी, और देखिए हम भी जानते हैं कि बंसीधर ब्रिजवासी जनसुराजी हो सकते थे, लेकिन बात नहीं बनी। तो क्या अफसोस होता है इस बात का? कभी जब आप लोग मिलते हैं तो चर्चा होती है क्या उधर से वो पूछते हैं, क्या इधर से आप कुछ जवाब देते हैं? नहीं तो आज एक और एमएलसी हो सकता था जनसुराज का। डॉक्टर साहब, नियति को कोई पहले से तय नहीं कर सकता है। ये मुझे लगता है कि बंसीधर ब्रिजवासी जी एक बहुत ही काबिल इंसान है, और उन्होंने अपने बल पर ये इलेक्शन जीता। लेकिन आज अगर वो जनसुराज के साथ होते तो उनकी पहचान और पहुंच ज़्यादा होती। आज वो अकेले हैं, उनके साथ कोई पार्टी नहीं है, तो शायद उनको उनके ही परिषद में, विधान परिषद में आवाज़ कम होती है। अगर आप कोई पार्टी के साथ आते हैं तो आप पार्टी की भावनाओं को प्रेषित करते हैं, और उससे आप कोई धारा तैयार करते हैं। एक व्यक्ति चना का भार नहीं फोड़ता, परंतु मैं बंसीधर जी का बहुत नज़दीक से जानने वाला व्यक्ति हूँ। वो बहुत इलाज किया है ना उनका आपने? देखिए, पर्सनल स्पेस में डॉक्टर्स को किसी भी व्यक्ति के इलाज के बारे में साझा नहीं करना चाहिए। इसको प्रोफेशनल सीक्रेसी कहते हैं। मैं उनके मेडिकल पार्ट को बिल्कुल ही आप लोगों के बीच में साझा नहीं करूंगा, परंतु मैं उस व्यक्ति को जरूर चर्चा कर सकता हूं। वो व्यक्ति बढ़िया है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, और वो शिक्षित होने के कारण ही शिक्षक लोगों को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है लॉस उनका है जो वो जनसुराज से नहीं आए।
लॉस ब्रिजवासी का है कि वो जनसुराजी नहीं बने। लेकिन एक और सवाल है डॉक्टर साहब जो हम आपसे जानना चाहेंगे, और सवाल ये है कि क्या जनसुराज में आने से पहले क्या किसी और दल, किसी और पार्टी में आप जाना चाहते थे? क्या आपकी पहली मोहब्बत जनसुराज नहीं थी? इससे पहले मैंने कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी हिस्सेदारी नहीं की। किसी तरह के पार्टी के कार्यकलापों में मैं नहीं गया, ये जानते हुए कि ये राजनीतिक पार्टी है। चूँकि मैं वहाँ एक व्यक्ति हूँ जिसको समाज के सब लोग जानते हैं और हर जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे से मिलते जुलते हैं, करीब करीब रोज़ ही मिलते हैं, क्योंकि वो समाज तो उन्हीं से बनता है ना। इसमें एक सवाल है कि आपके पास तो बीजेपी के सांसद भी आते हैं, बीजेपी के विधायक भी आते हैं, जेडीयू के विधायक भी आते हैं और आरजेडी के विधायक भी आते हैं, तो उन्होंने कभी ऑफर दिया हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। एक और सवाल है, जब से आप राजनीति में आए हैं और जनसुराज ज्वाइन किया है, आप सभी का इलाज पहले तो करते थे, तमाम विधायक, तमाम सांसद और शहर के विधायक का भी आपने कई बार इलाज किया है, तो ऐसे में जब से आप भावी प्रत्याशी बने हैं या राजनीति ज्वाइन की है, इलाज कराने आते हैं वो भी? बिल्कुल आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आदमी की धाराएं और विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, शारीरिक ज़रूरतें सबको बराबर ही होती हैं। किसी को मलेरिया भी हो सकता है, किसी को टाइफॉइड भी हो सकता है, किसी को डायबिटीज़ भी हो सकता है, किसी को हार्ट की भी बीमारी हो सकती है। वो सब बदलता है, परंतु अपना डॉक्टर नहीं बदलता। डॉक्टर नहीं बदलता है, बड़ी बात कह दी है आप। वो डॉक्टर और मरीज के बीच में जो संबंध होता है, वो संबंध एक अलग लेवल का संबंध होता है, उसमें भरोसा होता है। वो भरोसा मेरा आज भी कायम है और हमारे मरीजों के साथ और आगे भी कायम रहेगा, चाहे वो विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि रहे हों, या बिना किसी प्रतिनिधित्व के एक आम इंसान भी है, तो वो हमसे ऐसा दिल से जुड़ा है कि वो जीवन भर हमसे जुड़ा रहेगा। राजनीतिक बातें होती हैं उनसे? राजनीतिक बातें चैम्बर में बहुत कम। नहीं होती है। नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास आना ही पड़ता है सबको। मरीज हैं, तकलीफ है, मैं डॉक्टर हूं, उनको आना ही, वो आते हैं और आते रहेंगे। मतलब जनसुराज सबका इलाज करेगा? अब इसको आपने राजनीतिक रूप से इसको कनेक्ट कर दिया, परंतु अगर डीपर थॉट्स दिया जाए तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जनसुराज पार्टी का उद्भव क्यों हुआ, क्यों वो इस बिहार में इसकी पैदाइश हुई। वाई वॉज दिस बॉर्न एट द फर्स्ट साइट? तो जनसुराज की पैदाइश भी इन्हीं कारणों से हुई, जिन कारणों से बिहार जो है आज बुरी हालत में है। बुरी हालत, मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि आप बिहार को अन्य क्षेत्रों से कंपेयर कीजिए। जैसे बिहार को आप तमिलनाडु से कंपेयर कर लीजिए, बिहार को आप हरियाणा से कंपेयर कर लीजिए, बिहार को आप गुजरात से कंपेयर कर लीजिए। जब आप उन क्षेत्रों को देखेंगे, और विदेश की बात तो अब बहुत दूर की बात है, जब आप उन क्षेत्रों को देखेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप पीछे छूटते जा रहे हैं। आपकी रफ्तार बैलगाड़ी सी है और अन्य शहरों और क्षेत्रों की रफ्तार जो है वो बिल्कुल बुलेट ट्रेन के हिसाब से है। और इसमें पीछे कौन छूट रहा है? पीछे यहाँ की जनता छूट रही है, पीछे यहाँ के लाचार लोग छूट रहे हैं, जिनका कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। आज हम शिक्षा की व्यवस्था जो है वो चरमरा सी रही है, रोजगार की हालत खराब है, इंडस्ट्री ट्रेड बिल्कुल ही नगण्य जैसे हालात में है। तो करा कौन रहा है? बिहार की जनता करा रही है। इन उपेक्षाओं के कारण ही जनसुराज का विकास उद्भव हुआ, और अगर जनसुराज अपनी भावनाओं के साथ सफल होता है तो शायद वो बिहार का इलाज करने में सक्षम होगा। आप एक डॉक्टर हैं तो आपसे ये सवाल बिल्कुल लाजिम पूछा जाएगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, कहाँ पर कमियां हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी लंबा होना चाहिए। इसमें कई एक एंगल्स हैं। आप जिस स्वास्थ्य सेवा को समझते हैं वो स्वास्थ्य सेवा बेसिकली पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं आप, और पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों सब्जेक्ट होता है। बेसिकली वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है जिसमें सेंट्रल फंडिंग होती है।
पिछले कई बजट से हेल्थ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, वो पब्लिक हेल्थ में, वो 1% के आसपास हुआ है। 1.2 1.3 के आसपास हुआ है। जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिसमें बहुत आमदनी नहीं है, वहाँ पे हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट 2.3 हुआ है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 4% हुआ, 3.8% हुआ है। तो जब स्टेट यानी कि सरकार अपने पब्लिक हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कम करेगी तो आपको पब्लिक हेल्थ में सर्विसेज भी कम मिलने लगेगी। और जस्ट उसको कंपेयर कीजिए आपके हेल्थ सेक्टर को, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कितने हुए। 2001 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में मात्र 30 करोड़ था, जो 2014 आते आते 33,000 करोड़, 3349 करोड़ हो गया। तो आपका हेल्थ सेक्टर जो है वो धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ से प्राइवेट हेल्थ की ओर मूव कर रहा है। आप ये समझ पा रहे हैं? पब्लिक हेल्थ से प्राइवेट की ओर Yes, मूव move कर रहा है, कर रहा यानी कि और भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। यस। तो आप इस बात को समझिए कि आप जो बात उठाती हैं वो पब्लिक हेल्थ की बात उठाती हैं, और पब्लिक हेल्थ को गवर्न करती है सरकारें। और हो क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक हेल्थ से प्राइवेट हेल्थ की ओर मूव कर रहा है। आप पटना में हैं, और पटना में पिछले 7 से 10 सालों में आपने कई एक बड़े अस्पतालों का जन्म होते देखा है, चाहे वो मेदांता हो, चाहे वो पारस हॉस्पिटल हो। ये पब्लिक हेल्थ में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। आपके प्राइवेट हेल्थ में कितने हुए, पब्लिक हेल्थ में कितने हुए, आपके पीएचसीज और सीएचसीज में कितने रेफरल्स हुए हैं और कितने ट्रीटमेंट हुए हैं, इसका हिसाब भी इसमें एक सवाल है, आप एसकेएमसीएच में भी सेवा दे चुके हैं, दे रहे थे, अब मैं रिजाइन कर चुका हूं। तो उसमें क्या मतलब दिक्कत आई? वो क्या दिखती है परेशानी, वो परेशानी रोज की रोज हम लोग देखते हैं और उनसे जूझते हैं। एसकेएमसीएच में 30 बेड का इमरजेंसी है, 30 बेड का, ओनली 30 बेड्स, और एसकेएमसीएच 8 डिस्ट्रिक्ट्स को केटर करता है। आपको नहीं लगता है कि ये ग्रॉसली इनएडिक्वेट है? क्या एक दिन में सिर्फ 30 मरीज इमरजेंसी के लिए आएंगे? अगर 300 आ गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, तो एक साथ 300 लोग आते हैं, आप उनको कहाँ रखोगे? क्या आपने उसका कोई बैकअप प्लान बनाया? क्या इमरजेंसी फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? लोग ज़मीन पर लेटते हैं, सवाल किससे पूछेगा लोग? और जब आप सवाल उठाते हैं तो बोलते हैं भाई तो सरकार का व्यवस्था ऐसे ही चलेगा। मतलब आपने सवाल उठाया था एसकेएमसीएच में? बिल्कुल, हम लोग अपने इंटरनल मीटिंग्स में इस बात पे कई बार चर्चा किए कि इस इमरजेंसी फैसिलिटीज़ को ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, इसको बढ़ाना चाहिए। उसी एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनता है, पर इमरजेंसी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं इंप्रूव की? अब आप उसको थोड़ा और आगे लेके जाएं। मेडिकल कॉलेज जो है वो ट्रीटमेंट सेंटर्स नहीं होते हैं, आप ये बात को समझिए। वो कॉलेज होता है और ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। आप उसको पब्लिक हेल्थ का डिलीवरी सिस्टम नहीं बनाइए, वो ट्रेनिंग सेंटर है। आपका ट्रीटमेंट सेंटर आपका सिविल हॉस्पिटल होता है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए होता है। आपने सिविल हॉस्पिटल में अपने क्वालिटी को कितना कंट्रोल करके रखा है? आपके डॉक्टर्स आपके 24 आवर्स वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं कि नहीं? उसके चेक पॉइंट्स क्या हैं? कितनी सर्जरीज हुई, कितनी सफलता से सर्जरी हुई, इनको चेक करने के लिए आपने क्या सिस्टम डेवलप कराया? आपने अपने आप को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ के अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा कम करने का प्रयास किया है, पर वो भी एक फेल्ड स्टोरी है। फेल्ड स्टोरी है, ठीक है। अब थोड़ा सियासी सवाल आपसे पूछेंगे। देखिए, आप भी तो डॉक्टर साहब किसी के वोटर होंगे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप बिहार को बदलने की बात करने लगे? फिर ऐसा क्या हुआ कि आप भी कहने लगे जय बिहार, जय जय बिहार? जय बिहार, जय जय बिहार कहने में प्रॉब्लम क्या है समरी? बिहार को बदलने की बात आप ये आपकी धरती है और इसकी जयकारा नारा है जनसुराज का। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जवाब एकदम टू द पॉइंट दूंगा, आप बिल्कुल ही नहीं घबराएं। जय बिहार, जय जय बिहार आपके बिहारी प्राइड को इंडिकेट करता है, आपकी अस्मिता की लड़ाई है। आप क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, फिर हम पूछेंगे आपसे। क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आपके बिहारी को अपमान का पिछले 30 सालों से 35 सालों से आपने कई एक अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। क्यों हुआ ये अपमान, क्यों हुआ? बिहार
लाखों की संख्या में छठ और दिवाली के समय में ट्रेन में सामान के जैसे ठूस ठूस के भेजे गए और वो लौट के त्योहार में उसी तरह से ठूस ठूस के आते रहे, क्यों हुआ? बिहार के लोग दिल्ली में रिक्शा और ठेला चलाते हैं और पुल के नीचे पन्नी बिछाकर सोते हैं, क्यों हुआ? वोटर यहाँ के हैं, रोजी रोटी वहाँ है। कोविड में हमारी एक बच्ची साइकिल से अपने पिताजी को लेकर दिल्ली से दरभंगा जाती है, क्यों हुआ? दिल्ली से कोविड में बस चलती है और उसको यूपी के बॉर्डर पे रोक दिया जाता है कि यहाँ से नहीं जाएगी। पैदल लोग चलकर बिहार आते हैं, क्यों हुआ? ये जुर्म किसके सर पर जाएगा? बताइए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कितना कुछ बयां करें, कितना दर्द है। हमारे दर्द को समझने के लिए कोई सरकार, कोई व्यवस्था आगे नहीं आती। तो क्यों न राजनीति के माध्यम से आवाज को उठाया जाए? कम से कम आवाज उठाने से सोए हुए लोग नींद से जागेंगे तो। अच्छा, प्रशांत किशोर में अच्छा क्या लगा? क्योंकि जब सोचा था आपने कि राजनीति में आना है तो कई बड़े बड़े दल थे, कहीं पर भी चले जाते। जन स्वराज नई पार्टी है, क्यों लगा कि भरोसा करना चाहिए प्रशांत किशोर पर? या फिर इसे हम ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रशांत किशोर के अंदर ऐसा क्या अच्छा पाया आपने कि आपने भी जन स्वराज का दामन थाम लिया? प्रशांत किशोर के अंदर सबसे अच्छी बात जो मैंने पाई वो है उनका मुद्दा। जिन मुद्दों की वो बात करते हैं वो हर बिहारी के अंदर में छिपा हुआ दर्द है, और अगर वो दर्द कनेक्ट होता है तो आप अपने आप उसके पीछे छिप जाएं। जैसे कौन सा मुद्दा? बिहारी अस्मिता की मुद्दा, जो पिछले तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं इस मुद्दे को। कई मिनटों से मैं आपको सुना रहा हूं। तेजस्वी यादव जी उस कोविड में कहां दिखाई दे रहे थे? हमारी बच्ची साइकिल से चलकर दरभंगा आती है अपने पिताजी को कैरियर पर बिठा के, कहां थे उस समय तेजस्वी जी? ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, कहां थे हमारे नेता लोग? हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल शैम्बल्स में था कोविड के समय में। कौन, किसके पास गुहार लग रही थी? हु वॉज रिस्पॉन्डिंग? नो वन वॉज रिस्पॉन्डिंग। एम्स में एडमिशन कराने के लिए लाखों लोगों का पैरवी होता था और तभी भी एडमिशन नहीं हो पाता था। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोगों के लिए एडिक्वेट नहीं है, इसके लिए आज भी कितनी तैयारियां हो रही हैं। हमारी शिक्षण व्यवस्था में आज भी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, आज भी वो नहीं हो रहा। बिहार एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो अपने ज्ञान की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो हमारा एलएस कॉलेज क्यों नहीं हो, वो ज्ञान की भूमि रही है। हमारे यहाँ से रश्मि रथिका की रचना हो गई। तो उस धरती पे आज क्यों नहीं ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहे हों, जो शिक्षा के आधार पर बढ़ रहे हों? हमारे लोग आईएएस से टॉप जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ से क्यों नहीं, एएन कॉलेज से क्यों नहीं पढ़ के आईएएस बन जा रहे हैं? हमारे एलएस कॉलेज से क्यों नहीं पढ़ के, चलो भागलपुर कॉलेज से क्यों नहीं पढ़ के आईएएस बन जा रहे हैं? हमारी शिक्षण व्यवस्था में आज भी गुणवत्ता की कमी घोर हो गई है। हमारी शिक्षा आज चरमरा सी गई है। तो सवालें तो उठती है ना। तीन अच्छी बात जो प्रशांत किशोर की आपको लगती है? पहला, हाँ, उनके मुद्दे। दूसरा, उनकी भावना, बिहार से जुड़ी हुई जो उनकी भावना। और तीसरा, उनकी अदम्य साहस और इच्छा शक्ति। मुजफ्फरपुर में जन स्वराज को स्थापित कर पाए हैं आप? इसका जवाब तो 2 महीने के बाद मिलेगा। 2 महीने के बाद जवाब मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आप हल कर सकते हैं? मुजफ्फरपुर में कई एक समस्या है, परंतु सबसे बड़ी समस्या जो आज है, जो लोगों की जुबान पर है, वो है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। हमारा मुजफ्फरपुर सिटी जो है उसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर में इंक्लूड किया गया, पर पिछले 3 सालों से जो कार्यकलाप चल रहा है स्मार्ट सिटी का, वो लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी का मुद्दा है। लोग उससे बहुत परेशान हैं। आज भी स्मार्ट सिटी 3 साल से चलने के बाद भी उसका डीपीआर आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। आज भी लोगों को, आम जनता को पता नहीं है कि बन क्या रहा है।
एक रोड बनता है, फिर उसी रोड को काट कर उसमें नाला बनता है, फिर उसी नाले को तोड़कर फिर उसमें पाइप बिछाई जाती है। अरे भाई, पब्लिक का पैसा है, ऐसे तो ना बर्बाद करो। मुजफ्फरपुर सुरेश शर्मा का गढ़ कहा जाता है या विजेंद्र नहीं, चौधरी का किसी गढ़ का कहा गढ़ जाता नहीं है। है। मुजफ्फरपुर जनता इसको का गढ़ जनसुराज है। कैसे तोड़ेगा? किसी का गढ़ नहीं है। तहस नहस विजेंद्र- कैसे कीजिएगा इसको? नहीं, मुजफ्फरपुर किसी का गढ़ नहीं है, वो जनता का गढ़ है। 4 बार विजेंद्र चौधरी जीते हैं, 2 बार अरे, सुरेश शर्मा। एक बार जीते चाहे 4 बार जीते, इस बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या आप इस मन से कह सकते हैं कि टिकट आपको ही मिलेगी? बिल्कुल नहीं कह सकता। तो नहीं मिली तो क्या कीजिएगा डॉक्टर साहब? जनसुराज है, मैं नहीं हूं। मैं जनसुराज का एक सिपाही हूं और टिकट का निर्धारण पार्टी अपने तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से करेगी और पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसको हम लोग एकदम सिपाही के जैसा उसका स्वीकार करेंगे। अच्छा, आपने ये सुना ना कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले एक बड़ा बयान दिया था। साफ कहा था कि अगर उन्हें 20 सीटें मिलती हैं तो वो अपने लोगों से कह देंगे कि आपको जिधर जाना है आप उधर चले जाइए, आप स्वतंत्र हैं। तो फिर किधर जाइएगा? एनडीए की तरफ जाइएगा या महागठबंधन की तरफ जाइएगा? किधर जाएंगे डॉक्टर साहब? एक लाइन में जवाब देना है कि लंबा नहीं, देना? आप बिल्कुल आप दीजिए, इत्मीनान से दीजिए। प्रशांत के साथ जाएंगे। प्रशांत के साथ जाइएगा। चॉइस कोई दूसरा है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप चले जाइए कहीं पर भी। कहते हैं कि अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं तो उसे उड़ जाने दीजिए। अगर वो उड़ गया तो वो आपका था ही नहीं। अगर वो लौट के आया तो वो आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। मैं वो चिड़िया हूं जो उससे दूर जा ही नहीं सकता। जी जी, चलिए ठीक है। मुझे प्रशांत से मोहब्बत है। प्रशांत से मोहब्बत करते हैं। रैपिड फायर का झटपट जवाब देना है आपको। पहला सवाल कि प्रशांत किशोर को छोड़ दें तो बिहार का कौन सा नेता आपको पसंद आता है? शायद कोई नहीं। कोई नहीं। लालू या नीतीश, बिहार के लिए बेहतर काम किसने किया है? डिफिकल्ट सवाल है, परंतु लास्ट 15 इयर्स में देखा जाए तो 5 साल पहले तक छोड़ दिया जाए तो नीतीश जी ने। अच्छा, प्रशांत किशोर को अगर एक सलाह देनी हो तो क्या होगी वो सलाह डॉक्टर साहब? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपकी एक ताकत और आपकी एक कमजोरी? ताकत हमारे इस महफिल में बैठी है हमारी पत्नी। हमारी कमजोरी हमारा काम करने का जो सिलसिला है, जो ताकत है, वो शायद वही कमजोरी है कि पैशन इज माय वीकनेस। एक तोहफा अगर प्रशांत किशोर को देना हो तो वो तोहफा क्या होगा? युगांधर पुस्तक मैंने उनको प्रस्तुत की। एक अंतिम सवाल रैपिड फायर राउंड का कि शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज, क्योंकि पत्नी आपकी डॉक्टर है। अरेंज्ड मैरिज थी और लव जो है हमारे पिताजियों के बीच में हुआ था। हमारे पिताजी और उनके पिताजी दोनों साथ काम करते थे, तो प्रेम उन दोनों के बीच में हुआ था। हम लोग दोनों, उसके बाद शादी हुई हमारी। शादी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।